कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग आर्मी अग्निवीर के जो है एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो जिनको भी इस बार लगता है कि सिलेक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल अपने जो है चरम सीमा पे हैं, बिल्कुल ही आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इन जो आपके अंतिम के 5 से 7 दिन जो बचे हुए हैं उसके जो हम मॉडल सेट जो ला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उन अगर मॉडल सेट को कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है और जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आर्मी अग्निवीर में पूछा गया है, मैंने उन सारे ही जो है क्वेश्चनों को देखते हुए इस क्लास को बनाया है ये। और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये टोटल ही मॉडल सेट आपको मालूम है कि 50 क्वेश्चनों का होने वाला है। जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रीजनिंग जो है आपके कितने पूछे जाते हैं, 5 तो 5 मिलेगा। मैथ जो है आपके 15 तो 15, जीके आपके 15 तो 15, और जो है साइंस 15 तो 15 ही यहाँ पे भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल ये पेपर है और आपको बताना है कि आज जो है आप 50 में से कितने नंबर अर्जित करने वाले हैं। अगर जिनका भी 40 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा तो बिल्कुल ही आप समझ लेना कि आपका जो है रैंक बहुत अच्छा होने वाला है और बिल्कुल ही आप सिलेक्ट होने वाले हो। आप कहीं से भी हो, ये मैटर नहीं करेगा जिन्होंने भी 40 प्रश्नों को सही कर दिया। तो चलिएगा क्लास को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जितने भी मेरे जो है अग्निवीर दोस्त हैं, भावी अग्निवीर, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ठीक है। कम से कम 100 लाइक तो होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं सुबह से शाम मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए चुनिंदे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न ला रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलेंगे और जो है पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो जिला दरा जो है कहाँ स्थित है। जो जिला दरा जो है कहाँ स्थित है, ये जो है आपके पहला जो है यहाँ पे जो है 15 ठो जीके के प्रश्न जो है शुरू में पहले करने वाले हैं, फिर जो है साइंस के प्रश्न करने वाले हैं 15 ठो, फिर जो है मैथ के, और फिर अंत में रीजनिंग के, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल ही 50 प्रश्नों का शेड्यूल है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है कि ये जो है जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से जो है इन प्रश्नों को हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं देना है, हमें मैथ और रीजनिंग में टाइम बचा कर रखना है, ताकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहे श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी दिन आपको बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में आने पर मजबूर करेगा, ठीक है। और 100% आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो पता नहीं आपके ही शिफ्ट में आ जाए, तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लेना, और 100% आएगा। कोई ना कोई प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में इसमें से पूछने वाला है। 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण मैंने उठाया हुआ है। तो जो है श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। फटाफट से प्रश्न को करते चलेंगे हम लोग। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न की अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित है। जैसे आज जो है आपको टेस्ट किस तरीके से देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो तीसरे का आप उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अगर आप चाहते हो केवल जो है आए और वीडियो को देखते जाएं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जो है ये नहीं तय कर पाओगे कि आप सही कर रहे हो या गलत। तो आप गलती या सही इसके उत्तर बताओ। तो अजीत वाडेकर जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जो है कौन बने हैं। बिल्कुल इस समय जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वही आपको बताना है। और कितने नंबर के जो है बने हैं, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है कि ये 26वें नंबर के जो है गवर्नर हैं। और कौन है आपसे पूछा जाए तो संजय मल्होत्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंच महल का जो है निर्माण करवाया था। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के जो है पंचमहल का निर्माण कराया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है जहांगीर
बिल्कुल राइट उत्तर है। सॉरी, फतेहपुर सीकरी की बात है ना, तो ये तो पंचमहल किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है यार। पांचवे का उत्तर आपको ए बताना है, ठीक है। जहांगीर नहीं बनवाया था, ये अकबर बनवाया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपको यहाँ पे बताना है। ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो जिनका भी उत्तर बन रहा है कि जो है नील नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे ही प्रश्न करते चलिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल आज जो है चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि क्योंकि ये प्रेस्टिक सेट डेली ही शाम को 8 PM पे आपको प्रोवाइड होता है। और बिल्कुल जब तक आपकी एग्जाम समाप्त नहीं होगा, मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता रहूंगा जब तक आपको सिलेक्शन ना दिला दूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है। ये तो अभी नील नदी हम लोगों ने कर लिया है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अलमती बांध किस नदी पर बना है? अलमती बांध जो है किस नदी पर बना है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है, जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है कृष्ण नदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर आप लोग कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना का जो है मुख्यालय आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारतीय नौसेना का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो जिनका भी राइट उत्तर है यहाँ पे, जिनका भी राइट उत्तर है यहाँ पे नॉन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें से किसी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देववाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे जब भी पूछा जाए ये प्रश्न, तो आपको बताना है राजस्थान में है कौन सा मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर। देखिए अगर आप इस क्लास को केवल देख भी लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और मान लो कि अभी आपको नहीं पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो जो आपको मैं यहाँ पे 2-3 बार प्रश्न को इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके जो है माइंड में ये बार बार सुनाई दे, आपके कानों में ये गूंजेगा। और मात्र 2 से 4 दिन के बाद आपका पेपर भी है, तो बिल्कुल ही आप वहां पे जाओगे और जब 4 ऑप्शन दिखेगा, तो विश्व पर्यावरण दिवस जब मैंने आपको 5 जून बताया ऑप्शन नंबर बी वाला, तो बिल्कुल आप वहां पे कर लोगे, ठीक है। भले ही आपको इस टाइम याद ना हो, परंतु एग्जाम हॉल में बिल्कुल करके आओगे यदि आप क्लासेज डेली ही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो कह रहा है कि बांग्लादेश की राष्ट्रपति मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश की राष्ट्रपति मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है आपको बिल्कुल मालूम होगा कि ये होता है जो है टका। ऑप्शन नंबर सी, जिस तरीके से अपने देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, उसी तरीके से बांग्लादेश में टका बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की जो है नियुक्ति किनके द्वारा नियुक्ति करने का जो है अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति राज्यपाल का? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहे हैं। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि तमिलनाडु, जिसका जो है लिंगा अनुपात जो है सबसे अधिक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इन 4 ऑप्शनों की बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जिनका भी यहाँ पे उत्तर आएगा, जिनका भी उत्तर आएगा हम्पी उत्सव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है, पहला नहीं। दूसरा नंबर पूछा जाए तो जब भी दूसरा पूछे तो आपको बताना है अफ्रीका, और पहला नंबर पे पूछा जाएगा तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, सभी का उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अब देखिए चेंज हो चुका है, आपने 15 ठो क्वेश्चन जो है जीके जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सेशन वाइज हम लोग कर रहे हैं। अब जो है आपके साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और विज्ञान में भी बिल्कुल आपके 15 ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, और वो 15 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं भी करा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो और अच्छे तरीके से एक बार रिविजन कर लेना। देखिएगा एग्जाम हॉल में बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपके भाई ने आपको बताया नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 100% आपके प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। बोल रहा है कि वाट जो है किसका मात्रक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। ईसाई मात्रक से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न देगा। तो वाट किसका मात्रक होता है, वाट का जो है ईसाई मात्रक क्या होता है, शक्ति। वाट का क्या होता है, शक्ति। अगर पूछ दे बल जो है किसका ईसाई मात्रक, बल का जो है ईसाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऊर्जा किसका होता है, तो ये जो है आपके किसका होता है, ऊर्जा कार्य का। और यहाँ पे कार्य का पूछा है तो ऊर्जा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चूने के पानी का धुधिया रंग किसका जो है किसका कारण होता है। जो आपने देखे होंगे चूने का जो पानी होता है वो धुधिया रंग का होता है, तो किसके कारण होता है ये आपसे पूछना चाह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो Na2SO4 के कारण होता है, सोडियम सल्फेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर अब बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा क्षार, तो क्षार का स्वाद कैसा होगा, देखे नहीं है सॉरी, आपने खाए होंगे बिल्कुल, वो तो जानते हैं, ठीक है। और एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, ये दोनों ही प्रश्न बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो क्षार का जो स्वाद अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। खट्टा किसका होता है, तो अम्ल का। अम्ल का पूछेगा तो आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है, बहुत भी आई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है, मतलब अदिश है कि सदिश है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। और अदिश सदिश से बिल्कुल ही एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से जो है टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, उन टॉपिकों को ही करा रहा हूँ। केवल जो है आप लोग क्लासेज अंत तक देखो, बिल्कुल बहुत बेहतरीन स्कोर करके आओगे। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वो एक जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो जिन्होंने भी बताया है जीवाणु, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सबसे भारी धातु है। निम्न में से सबसे जो भारी धातु है वो कौन सा है। अब बताएंगे कि निम्न में से सबसे जो भारी धातु है वो कौन सा है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। बताने की आप कोशिश करो कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु आपसे पूछा गया है, तो आपका आएगा आसामिया, असामियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछता है, और बिल्कुल आप याद कर लेना, केमिस्ट्री के फॉर्मूले जो है आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो वीवीआई ये भी टॉपिक है, और जो भी मैं 2-4 दिन क्लासेज जो आपका ले रहा हूँ तो बिल्कुल ही आप कर लेना, ठीक है। किसी भी एंगल से मिस नहीं होना चाहिए क्लासेज। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जब फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो आपको बताना क्या, K2NO3, KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में कौन सा जो है विटामिन नहीं पाया जाता है। जो आप देखते हो दूध, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। तो देखोगे तो यहाँ पे आप जो है
विटामिन क्या लिखा है, सी, और विटामिन सी आपको मालूम है अभी कि ये क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो खट्टा होता है, क्या दूध खट्टा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। थोड़े से जो है आपको जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्लासेज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ही आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिकतम जो धातु पाई जाती है वो क्या है? तो आप कहोगे आयरन होता है। Fe आपके उसका संकेत होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघट्य का जो है सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत अपघट्य का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी वीवीआई तो आप कर ही लो, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य का जो है सिद्धांत किसने दिया है? फैराड। आप देखते रहो, केवल आप देखते रहो, 100% रिजल्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या होता है? एक होता है जो है आपके क्या होता है? गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। इसका अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का जब पूछा जाए तो mgh आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, मैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट इसके आसपास जो प्रश्न है उसको भी करा रहा हूँ, तो ये आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है। देखिए, जो दूरदृष्टि दोष आपके जो है आंख में होता है, मतलब आप दूर के वस्तु को देख रहे हो परंतु नजदीक के वस्तु को नहीं देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं कि आपकी जो है दूरदृष्टि दोष आपकी आंख में हुआ है। मतलब नजदीक के वस्तु नहीं दिखता है तो आप बोलोगे कि हमें जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष जब आपसे पूछा जाए तो आपको अवतल लगाना है, ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष के लिए है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सुई का जो है पानी पर तैरने का कारण है। आप देखे हो कि सुई जब पानी में डालते हो तो वो तैरने लगता है, ऊपर, पानी के ऊपर ही रहता है। तो ये क्यों रहता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सुई पानी के ऊपर रहने के कारण होता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न कह रहा है कठोर जल का सूत्र क्या होता है? कठोर जल का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कठोर जल का जो है सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे D2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि अकल दांत में आने वाले दांतों की संख्या होती है। अकल दांत में आने वाले दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अब जो है मैथ आ चुका है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपके मैथ के हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और बचे हुए 5 रीजनिंग के प्रश्न है। तो ये 2 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं, तो केवल आप क्लासेज को अंत तक देखते रहो। मैं सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और साथ में आपको सिखा कर मानूंगा, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि स्पीड आपको दिया गया है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। 2 घंटा ये कह रहा है समय, टाइम दिया है 2 घंटा और 45 मिनट। 45 मिनट को लिख लो यहाँ पे, 45/60 है। ये कट जाएगा कितने के पहाड़े में? 45 और 60 जो है कितने के पहाड़े में कटता है? तो आप कहोगे ये आता है 15 के पहाड़े में। 15×3 = 45, 15×4 = 60, यानी 3/4। 2 पूर्णांक 3/4 हो गया। अब प्रश्न बोला क्या है कि यहाँ पे जो है अगर इस दूरी जो है, यहाँ पे कितना दूरी कह रहा है? 16 पॉइंट इतना किलोमीटर की चाल से वही दूरी जो है, स्पीड जो है, अब आपको देखिए 16.5 के, पहले 4 की स्पीड से जाना था, अब 16.4 की स्पीड से अगर इस चाल को तय करेंगे तो हमें कितना मिनट लगेगा ये बताना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि दूरी निकाल लो। दूरी कितना आएगा ये पहले मालूम होना चाहिए हमको। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। समय कितना दिया है यहाँ पे देखो, 4 दूना के 8, 8 3 11/4, 11/4 घंटा दिया है। ठीक है, पहले ये जो है देखो 2 घंटा और 45 मिनट था, तो इसको हमने किस में तोड़ दिया, तो टोटल घंटा में तोड़ दिया। ये 4 से 4 कट गया, यानी कि दूरी आ गया 11। और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि समय निकालिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा चाल। चाल कितने की स्पीड से जाना है, तो 16.5, 16.5 की स्पीड से जाना है। यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा। अब देखो 110/165 लिखा है, ये किसके पहाड़ में आ जाएगा, 11 के पहाड़ में। 11 दहा के 110, 11 के पहाड़ में 11 कम 11, 11 पचे 55। अब मैंने देखा तो ये जो है मिनट में लाना है, ये तो घंटा में है, क्योंकि यहाँ पे देखो घंटे में मैंने लिखा था। अब इसको मिनट में लाना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15 चौका 60। अब 10 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दहक्का 40, यानी कि जो है आप कहोगे कि ये टोटल ही जो है दूरी जाने में इसको अब जो है 40 मिनट लगेगा। ठीक है, पहले कितना समय लगता था, 2 घंटा 45 मिनट। अब जो है स्पीड बढ़ा दिया है, तो 40 मिनट में ही तय कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है, ये तो कर लिया है हम लोगों ने। देखो कह रहा है कि किसी संख्या का 11% यही 66 है, यदि 66 है तो वह संख्या क्या होगा। चलिए 10 सेकंड का समय दूंगा, मैथ का प्रश्न है, तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठो मेरे साथ। ठीक है, तो ही कर पाओगे बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में। ठीक है, और मैथ में 15/15 आएंगे। यदि आपने 4 से 5 दिन क्लासेस कर लिया, तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आप जो है करके न आओ। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ नहीं सकता है, बिल्कुल आपको जो कराऊंगा वही आएगा। तो अब देख लो, यहाँ पे कह रहा है कोई संख्या है, बोलोगे कि भाई साहब वो तो हमें मालूम ही नहीं है, तो x है वो संख्या, और उसका जब हमने 11% निकाला है, उसका 11% तो 11/100 होगा। ये कह रहा है जब निकालोगे तो उसका 11% कितना हो जाएगा, 66। कोई संख्या उसका 11% कितना है, 66। अब देखो इसका नीचे कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पे देखो ऊपर का जो है ऊपर भाग लगता है, यानी कि 11 के पहाड़ में ऊपर 11 6 66। अब देखो ये x ऊपर ही है, तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, तो x एकम में x, और जो नीचे है नीचे का गुणा ऊपर होता है, तो 6 में 100 से गुणा करोगे 600, यानी कि x को हमने क्या बोला था कि x वह संख्या है। तो x वह संख्या आपको मालूम हो गया कि वह संख्या जो है आपका 600 है। 600 वह संख्या है जिसका आप अगर 11% निकालते हो तो 66 आएगा। तो बिल्कुल ही आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 320 रुपए का यहाँ पे 25% से 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ये प्रश्न बहुत भी आई है, और इसी में लोग फंसते हैं। देखिए आपको अगर रिजल्ट लेना है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो इस टाइम अगर देखोगे ना, तो 30 प्लस सभी के सही होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो 30 प्लस क्वेश्चन सही ना करे, परंतु अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको इससे हटना पड़ेगा। और इससे हटने के लिए अगर आप 38 से 40 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में आपको देखो 30 का प्लस का मतलब हुआ 30 31 32, इसके आसपास में सभी लोग रह रहे हैं। इसी में अगर आपने 5 से 6 प्रश्न अधिक हल कर दिया, 5-7 प्रश्न, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, और वो 5-7 प्रश्नों में यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और एक आध दो और प्रश्न है जो आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप प्रश्नों को सीख लो। देखो 25% है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 25% यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा, बट्टा 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 इसका अर्थ हो रहा है। मतलब 4 रुपये की सामान पे 1 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। जो 4 रुपये की वस्तु है ये अब कितने की हो जाएगी, 5 रुपये। कब, 1 साल में। आप यहाँ पे ये समझ लो कि 1 साल, ये पहले देखो 4 रुपये था, तो ये 5 हो जाएगा अगले साल। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। और ऐसा कितने बार हो रहा है, 3 साल। 3 साल का मतलब हुआ कि इसको 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 5 × 5 × 5 करोगे तो ये 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, और ये 5 का करोगे 5×5 = 25, 125। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, पहले 64 था, अब 125 हो रहा है, तो कितने यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ, तो घटा लो, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा, 6, 61 जो है यहाँ पर रुपया बढ़ा है। कितना हमको ब्याज देना पड़ा, 61। अब देखो यहाँ पे रुपया कितना था, 3200 था। ठीक है, और 3200 का जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा,
61%, 61, और देखो किस पे निकलता है तो क्रय मूल्य यानी 64 पे निकलेगा। अब यहाँ से देखो 32 दूना का 64, ये 2 हो जाएगा, और इधर 32 से कम 32 100 है, यहाँ से 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 50। अब देख लो यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0, 5, और जो है 5 6 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने ये जो है प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है, बिल्कुल आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल जिसकी परिधि 176 मीटर है तथा क्षेत्रफल के बाह्यम 7 मीटर जो है दूरी है, इसका जो है क्षेत्रफल बताएं। अब ये प्रश्न थोड़े से अलग तरीके का है, आपको थोड़े से समझ में नहीं आया होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये दो वृत्त आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक का जो है यहाँ से त्रिज्या देखोगे तो बता रहा है ये 7, और एक दूसरा का जो है त्रिज्या अभी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, दो वृत्त हैं, तो कह रहा है एक का परिधि जो है 176, तो वृत्त के परिधि आपको मालूम है कितना होता है 2πr, ये कह रहा नहीं 176 है भाई साहब, तो 176 रखो। यहाँ से मैंने देखा कि 2π का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 रखेंगे, और r का वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पे r रखोगे, ठीक है, 176 हो जाएगा। ये क्या 2 के पहाड़ में ये कट जाएगा, कितना मर्त में 8 दूना 16, और 8 दूना 16, 22 के पहाड़ में ये 4 मर्त में, तो यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे, ये 7 नीचे है, इधर गुणा हो जाएगा, 7 चौका 28, मतलब एक त्रिज्या कितना आ गया 28, ये हो गया 28। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये होता क्या है, यहाँ पे देख लो। अब एक ये बोला है इसका क्षेत्रफल, तो ये दो वृत्त हो जाएंगे तो इसके क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। तो देखो यहाँ पे तो दो त्रिज्याएं हैं ना, तो इसके जो है बदले हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे पाई, और दोनों में πr²1 लिख लो और πr²2 लिख लो, परंतु यहाँ पे इसके बीच वाले हिस्सों को निकालना है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है, बड़े वाला में से R2 में से R1 घटाना पड़ेगा, ठीक है, πr1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में पाई है तो पाई कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, त्रिज्या 2 नंबर कितना है 28, 28 का स्क्वायर करोगे माइनस का कितना करोगे पहले वाले यानी कि 7 का वर्ग। अब देख लो इसको जो है मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब फिर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे था पाई का वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ 22/7 इंटू यहाँ पे था 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये होता है a² माइनस b², तो ये कर लेना 22/7 इंटू ये a प्लस बी होता है, एक बार होता है प्लस और एक बार होता है माइनस। 28 गुणे कितना हो जाएगा आपका 28 माइनस का कितना हो जाएगा 7, तो ये देखोगे तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 35, और गुणे ये हो जाएगा 28 में से ये कितना आ जाएगा 21, ये 7 के पहाड़े में ये कितने मर्त में कटेगा 5। अब देखो ये 21 है, एक में 5 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूना का 10, यानी कि 0 आएगा, यानी 1540 इसका राइट उत्तर होगा, इकाई का अंक 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक संख्या का 7वां भाग 40 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो इतने ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं पर इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने प्रेस्टिक नहीं किया है, इसी के कारण आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। देखने में आपको लगता होगा कि इस टाइम आप सॉल्व कर लोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये प्रश्न वहां पे आपको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे से पहले सॉल्व करो। एक संख्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है यार, तो वो संख्या x है या a है या b है, कुछ भी आप मान सकते हो, उसका 7वां भाग का मतलब होता है 1/7। अगर 1/7 इसका करेंगे तो हमें कह रहा है कि उसका भाग जो है कितना आता है 40। तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा, और नीचे का गुणा किधर होता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 40 यानी कि 7 चौका 28, कितना हो जाएगा वो संख्या 100 कितना हो रहा है 80, सॉरी 280, और 280 का निकाल देना, 280 लिखा है ना, अगर इसका आप 7वां भाग निकालोगे मतलब 1/7 तो देखो 40 ही आएगा। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल गलत किसी भी एंगल से नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यदि x अनुपात y बराबर यहाँ पे दिया है तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग, बिल्कुल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे x का वैल्यू ये कितना दिया है 3 और y का वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ पे अनुपात का मतलब ये हुआ। तो अब देख लो यहाँ से आप वही काम कर दो,
यहाँ पे आपको मालूम हो गया x का वैल्यू y का वैल्यू, तो यहाँ पे रख दो 8 गुणे x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 गुणे y का वैल्यू कितना है 4। ये कर लो। अब उसके आगे चलो, अनुपात लिख लो। यहाँ पे है 8 गुणे x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 5 गुणे y का वैल्यू होता है 4। ठीक है, तो अब देखो 8 तरीके ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस का 5 चौका 20 हो जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा 3 आठे 24 माइनस 5 चौका 20। अब इसको सॉल्व कर लो। 24 और ये आपका 20 कितना हो जाएगा 44। अनुपात ये घटा लो कितना हो जाएगा 4। ये 4 के पहाड़े में कर देता है 11 4 44, 11 4 एक में 4। यानी कि देखोगे तो 11:1 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में करके आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एक घन का जो है विकर्ण इतना है तो उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल घन का जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, घन का विकर्ण क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि घन का विकर्ण विकर्ण कितना होता है, तो ये होता है √3 गुणे भुजा, √3 गुणे ए मतलब √3 गुणे भुजा। ये कह रहा है नहीं, ये तो है 12√3 और आप कह रहे हो नहीं √3 गुणे, तो ये तो होता है भुजा। ये ए से √3 कट जाएगा, मतलब बचेगा 12 और बराबर ए मतलब भुजा। मतलब यहाँ पे आप देखोगे निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब इसका जो है एक भुजा है 12 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल निकालना है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। तो भुजा क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब कर देना, 12 बरा ही 144। 144 में आप फिर किससे गुणा करोगे 12 से, तो ये 12 चौका 48 के 8 होगा, फिर 12 चौके 48 4 52 के 2 होगा, फिर 12 एकम में 12 और 5 17 हो जाएगा, 1728 होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, गलती टाइप हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 13,600 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को हमें कितने पर बेचना होगा। अब ये थोड़े से जो है आपको जो है परेशान करने वाला प्रश्न है, परंतु आप परेशान मत हो, हम है ना बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आता है तो आप सॉल्व कर लो। जैसे मैंने देखा तो कोई भी वस्तु हम कितने में खरीदते हैं तो बोलोगे 100 में खरीदते हैं, परसेंटेज में कितना होता है हमेशा 100 ही आपको मानना है। तो ये कह रहा है कि भाई साहब इसको जो है 15% हानि हुई, हानि का मतलब आप यहाँ पे कितने पे जाओगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए आपके पास 100 रुपये की वस्तु थी, अगर आप उसको 85 में बेचोगे तो आपको हो जाएगा 15 का हानि, और यही बात इसने बोला है। फिर कह रहा है कि अगर आपको 35% का लाभ कमाना है, जैसे आपने वस्तु किन के लाया था कितने में 100 में, और आप चाह रहे हो कि इसको 35% का लाभ पर बेचो, तो आप उससे कितने में बेचोगे, तो 135 में बेच दोगे तो आपको बिल्कुल फायदा हो जाएगा 135 का। अब देखो ये 100 का कोई भी काम नहीं है, आप देखोगे एक बार आपको ये हानि हुआ और ये लाभ हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, 35% लाभ प्राप्त करना है। तो देखो खरीदे हो कितने में 6,600 रुपये, 13,600 रुपये में, और आप सोच रहे हो कि 35% का लाभ हो, तो आप तो पहले 85 में बेचे थे, अब जो है आपको लाभ चाहिए 35% का, तो 135 में बेचोगे। अब इसी को कटा लो, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा आप देख लो, ये आपका हो जाएगा कितना 85 किसके पहाड़े में आता है 17 के पहाड़े में, 17 × 5 = 85, 17 के पहाड़े में 17 छके 102, 17 7 109, 17 8 136 होता है ना, 800 हो जाएगा। फिर ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 दूना 10 और 5 7 35। अब इसको गुणा कर लो तो ये तो डबल जीरो हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 7 56 के 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और कितना 5 21 हो रहा है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको जो है 21,600 रुपये में बेचोगे तो 35% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखो कह रहा है, यहाँ पे देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। अब देख लेना, बोला गया है कि 0.1 का
कितना परसेंट जो है 0.011 है, ये आप बताओ। तो देखो जो आपको निकालना होता है, तो देखो ये निकालना है कितना परसेंट है, तो आप लिख लो इसको ऊपर बटा का। किसका परसेंटेज निकालना है, तो 0.1 का गुणे आपको क्या करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए 100। यही लॉजिक होता है। अब जो है आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो ऊपर जो है 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक जीरो यहाँ पे अधिक जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक है तो नीचे 2, और इसके बदले 1 अंक लगाओगे तो यहाँ पे 2 अंक है, तो बिल्कुल ही अब बराबर होगा। अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 1 से 10 में गुणा करोगे, ये ऊपर क्या लिखा है 1, तो 1 से 10 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10। वह संख्या 10 है जिसका आप जो है निकालोगे 0.1%, तो 0.11% होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड मॉस के हैं, तो बिल्कुल ही इसमें जो है लोग घबरा जाते हैं। बोला गया है कि इसका जो है आपको क्या करना है, सरल करना है। तो अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करो कि 999 गुणे 99 गुणे 9। और देखो जब भागा होता है तो भागा की जगह पे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा 1/99, फिर गुणे 1/9 गुणे, यहाँ पे भागा 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे बिल्कुल ये छोटे क्लास में। ये 99 से 99, ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये 3 के पहाड़ में कितना मर्त में कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि जो है आप कहोगे 33 ऑप्शन नंबर डी। और डी के साथ आप गए हो तो 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समपर्थक निकालो। क्या आप कर सकते हो? एलसीएम भी नहीं निकालने आता है तो अब क्या ही आप एग्जाम दोगे? ऐसे प्रश्नों को देखते ही बन जाना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कलम भी आपके नहीं उठने चाहिए। लॉसो का मतलब क्या होता है आपको बता दूं कि ये जो है ये तीनों ही संख्याओं से कौन सा जो है जो है अविभाजित होता है अंक। तो क्या आप देखोगे 9 के पहाड़ में 36 आता है, बिल्कुल। 12 के पहाड़ में 36 आता है, बिल्कुल। 18 के पहाड़ में 36 आता है, बिल्कुल, ये हो जाएगा। अगर देखोगे इसके बाद तो 9 के पहाड़ में 30 आता है, नहीं आता है, बिल्कुल गलत। 9 के पहाड़ में 26 आता है, नहीं आता है। 9 के पहाड़ में 24 आता है, नहीं आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या आपको मालूम है सिंपल सा, आप छोटे क्लासों में जो पढ़े हो वो भी लॉजिक यहाँ पे लगाकर बना सकते हो। 9 के पहाड़ में 9 में 9, ये 12 नहीं आता है, ये 18 दो मर्द में आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़ में ये 1, ये 6 और ये 1, देख लो 9 दूना 18, 18, और ये कितना 2 के पहाड़ में ये 6 दूना का 12, यहाँ पे कितना हो गया 9 1 में 9, 9 दूना 18, 2 के पहाड़ में ये कट जाएगा 6 और ये 1। तो ये कहाँ हो रहा है जी, 1 मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, 9, 12 और 18 को किससे कटाना पड़ेगा, आप काट लो 3 से। 3 दूना 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 छके 18, फिर काट लो 3 से। 3 1 में 3, 3 चौके 12, 3 तो आता नहीं है, 4, 3 दूना का 6, फिर 2 से काट लो, 2 1 में 2 और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 3 36 आ जाएगा। इस भी लॉजिक से आप कर सकते हो, जो कि छोटे क्लासों में आपने सीखा होगा। अगला प्रश्न कर, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर मापा गया, तब जो है खेत का परिमाप क्या होगा? तो अब देखो ये बोला गया है कि एक वर्गाकार खेत है जिसका प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, मतलब भुजा यहाँ पे आपको दिया है ए कितना, तो 10 मीटर। तो वर्ग का जो है परिमाप, खेत जो है किसके आकार का है, वर्ग का आकार, तो वर्ग का परिमाप आपने पढ़ा होगा। वर्ग का परिमाप ये कितने भी लोगों को मालूम नहीं होगा तो आज सीख लेना कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और 4 भुजा कितना दिया है 10, तो 10 चौका कितना होता है 40, और 40 मीटर जिनका भी उत्तर है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि 4, 6, 7, 10 और 18 का औसत ज्ञात करें। और औसत के फॉर्मूला मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि औसत बराबर क्या होता है, बताओ मुझे। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। राशियों का योग करो, राशि क्या क्या है आपको उसको जोड़ देना है, ठीक है। 10 फिर 8 है, ठीक है। राशि का योग हो गया बटा राशियों की संख्या, राशि कितना होगा तो आप देखोगे तो अंक कितने हैं, 3 और 2 5। अब जोड़ लो यहाँ पे 6 4 10, 10 और 10 20, 20 7 27, 27 8 कितना होता है 35, 35 बटा ये 5 कट के कितना आ जाता है 7। तो इसका औसत आप बताओगे 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि 8 आदमी एक जो है टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी
कितने दिनों में उसको जो है बनाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो 8 आदमी हैं और यहाँ पे 52 दिन लगा, तो 8 गुणे 52 कर लेना। उसके बाद से कह रहा है 13 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे हमें डे नहीं मालूम है, 13 गुणे दिन, यहाँ पे आदमी गुणे दिन, यहाँ पे भी आदमी गुणे दिन कर लेना। 13 चौके ये 52 हो जाएगा, तो 8 चौके ये 32 बराबर इधर हो जाएगा डेज, यानी कि वो जो है 32 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। एमडीएच का फॉर्मूला एमडीएच गुणे एमडीएच आप बिल्कुल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको अब जो है ये भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिए रीजनिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग के 5 ठो ही प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं रीजनिंग के प्रश्न। 5 नंबर बहुत होते हैं, जैसे आपका 30 नंबर अब बन रहा है, तो अब जो है 5 नंबर रीजनिंग के बढ़ जाएंगे तो 35 में हो जाएंगे, तो 5 में 5 ये कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हो कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जीईटी को जो है 33 लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखो जीईटी, और देखो इसको 33 किस एंगल से लिखा है। जे होता है सॉरी 10, और ई होता है 5, और टी होता है 20। जब इसको मैंने जोड़ा तो ये देखा कि कितना हो गया 35, परंतु ये भाई सब कह रहा है नहीं 33 लिखा गया, मतलब इसमें से 2 घटा के ये घटा दोगे, 35 में से 2 घटाओगे 33 हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार हमने देखा यम ई टी लिखा है, ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक होना चाहिए। तो एम का होता है 13, ई का होता है 5, और टी का होता है 20। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है आप जोड़ लो 18, 18 और 20 38 हो जाएगा, ठीक है। और 38 में से यहाँ पे भी 2 घटा दोगे, कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। और देखो इसको 36 लिखा गया है, तो अब किसको बोला गया है, जो है 6 को बोला गया है, एस आई एक्स। तो यहाँ पे 6 को क्या लिखोगे, एस होता है 19 पे, आई होता है आई 9 पे, और एक्स होता है 24। 24 और जो है इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 24 और 9 33। 33 और 19 कितना होता है, 33 और 19 33 और 19 हो जाएगा आपका 52। 52 होता है 33 और 19, एक मिनट, 9 4 13, 13 हो गया, 9 4 13, और यहाँ पे 13 3 9 3 12, ठीक है। 52 हो गया, 52 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 62 46 34 24 16 10 में विषम जो है यानी कि गलत संख्या कौन सा है, ये श्रृंखला है, इसमें गलत कौन है ये आपको बताना है। विषम बताओ चाहे गलत बताओ, जो भी आप समझ लो। तो एक लॉजिक ये हो सकता है, आप देखोगे यहाँ पे तो क्या 62 से 46 पाओगे, कितना माइनस किया है, तो 12 और 4 16 माइनस किया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो 46 में से 34 लिखा है, मतलब 12 माइनस किया है। 34 से 24 लिखा है, मतलब 10, और यहाँ पे 24 से 16 यानी कि 8, और यहाँ पे देखेंगे तो 16 से 10 लिखा है, मतलब 6। यहाँ यानी कि अगर देख रहे हैं पहले 16, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6। देखो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यहाँ पे तो सब में 2 2 अधिक है, परंतु 12 से 16 यानी कि यहाँ पे 4 है, तो यहीं पे गलती कौन सा किया गया है, तो आप कहोगे भाई साहब 46। 46 जो है आपका गलत लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि माया ने कहा कि मेरी माता रणजीत के भाई की बहन है। रणजीत का माया से क्या संबंध है। तो देखिए जब भी ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और आपसे जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं ब्लड रिलेशन के, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसे प्रश्नों को आप देखो, सबसे पहले समझ लो कि आप माया हो, ठीक है। आप जो है समझना कि मेरी माता, मैंने माया आप हो, मतलब मैं हूँ, आप अपने पर ले लेना। मेरी माता रणजीत की रणजीत के भाई की बहन है, तो रणजीत मतलब मेरे माता का क्या है, भाई है। तो रणजीत का माया से क्या संबंध है। अब रणजीत मेरा क्या लगेगा, तो मेरे माता का भाई क्या लगते हैं, मामा लगते हैं यार। बिल्कुल आप कर सकते हो यदि आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लासेज अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 16 25 46 और जो है 49 का अगला पद ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है कि 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, और 36 जो है 6 का वर्ग है, और 49 जो है 7 का वर्ग है। तो देखो 4 5 6 7, तो इसके आगे 8 का वर्ग कर लेना, 8 8 64, और 64 यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में
ग्रैंड को जो है ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हाउस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कूट भाषा वाले को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है? HCLR। आप देखोगे जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, मतलब एक प्लस कर दिया है। ठीक है, एक जोड़ा है। ये होता है 1 पे, ये होता है 3 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 2। और इसके आगे लिखा है क्या? आई। आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 3। ये एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 4। तो देखो 1 2 3 4 प्लस किया है। अब जो है आप वही कर लेना। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एच के बाद आई आता है, आई के बाद से क्या? ओ में 2 जोड़ दो, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। तो यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू नहीं है। उसके बाद से यू। यू होता है 21 3 24, 24 पे आता है एक्स। आर होता है 18 4 22, 22 पे होता है भी, यानी कि यू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अब जो है आप बताओ कि यहाँ पे आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व अपने मन से किया है। 50 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ये आप बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे। और जिनको भी ये क्लासेस डेली करना है, तो बिल्कुल 8 बजे इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और डेली ही ये क्लासेज आपको 8 PM पे शाम में होता है, और सुबह में 8 AM पे। ठीक है, 2 क्लासेज आपको कराता हूँ, दोनों ही क्लास आपके लिए फ्री है, और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लासेज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल ही आपके सामने है, और बताने की कोशिश करेंगे कि पहले प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि टॉप्स को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है स्टॉप को जो है कैसे लिखा जाएगा। 5 रीजनिंग के प्रश्न कराएंगे पहले, क्योंकि 5 ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल ही 5 में 5 आप करके आओगे। 5/5 रीजनिंग में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर जो है आपके 15 जी के, 15 जो है साइंस, 15 मैथ, ये टोटल ही कराने वाला हूँ। केवल जो है आप वीडियो में बने रहो। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे मैंने देखा कि जी और बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर एफ लिखा है। मैंने यहाँ पे देखा कि टी होता है 20 पे और जी होता है 7 पे। तो देखो 20 से 7 लिखा, मतलब आप कहोगे कि 13 माइनस किया है। यहाँ पे एस होता है 19 पे, एफ होता है 6 पे, यहाँ पे भी 13 माइनस किया है। पी होता है 16 पे, सी होता है 3 पे। 16 में से 13 ही घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ओ होता है 15 पे, बी होता है 2 पे, तो यहाँ पे भी कितना माइनस किया गया है? 13। आप देखोगे 13 माइनस किया गया है, तो बात आप क्लियर समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जब 13 माइनस किया है, तो हम भी यहाँ पे 13 माइनस कर देंगे। किसके साथ? SPOT के साथ। एस का कोड होता है 19, 19 में से 13 जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पे होता है एफ। आपको कोड याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, नहीं याद है तो एग्जाम हॉल में लिख लेना। पी होता है यहाँ पे 16 पे, एस होता है 19 पे, तो 16 में से 13 जाएगा, कितना होता है? 3। 3 पे होता है सी, 15 पे होता है ओ में से 13 घटाओगे, 15 में से 13 घटाओगे 2, 2 पे होता है बी, टी होता है 20 पे, 20 में से 13 घटाओगे 7, 7 पे होता है जी। तो अब देख लो एफ सी, FCBG आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। और जितने भी मेरे दोस्त ये बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अंत में आपको बताना है कि 50 जो आपके क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट में कराया हुआ है, उसके जो है आपके कितने नंबर आए। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, तो दूसरे का उत्तर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए हो रहा है आपके हिसाब से, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है। क्योंकि देखिए, इस तरीके से करने से ही आपका रिजल्ट होगा। ये नहीं था आप सोच रहे हो कि केवल इसको आओगे या देखोगे, तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल ही आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसको टेस्ट के तौर पे लेना पड़ेगा, ताकि जब ये प्रश्न आपके सामने वहां पे आए तो बिल्कुल ही आप कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो है दूसरे प्रश्न का दिन का लिखा हुआ है सूर्य। तो देखो दिन में जो है कौन दिखता है हमको? सूर्य दिखता है। बिल्कुल सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा आपको कहाँ कहाँ पे दिखता है? ये जो है किस समय दिखता है, ये आप लॉजिक लगा सकते हो कि जिस तरीके से हमने देखा कि दिन में जो है हम लोग सूर्य को देखते हैं, तो चंद्रमा को कब देखते हैं? रात में। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त का जो है बी आया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे कि यदि रूस को जो है कुट भाषा में
छाछठ लिखा जाए तो जानू को जो है कितना लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब 10 सेकेंड का समय दूंगा आपको। और देखिए, गलत हो या सही हो, ये अचिक भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जब 30 जून से बैठोगे तो वहां पे बताओ कौन आपको बताने वाला होगा? 30 जून से आपको कोई बताएगा एग्जाम हॉल में? कोई नहीं बताएगा। तो यही फायदा है कि आप अपने गलतियों को ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से, कहाँ पे जो है आपसे मिस्टेक हो रहा है। तो बिल्कुल ही आपके पास मौका है, आप गलत या सही बिल्कुल हर एक प्रश्न का उत्तर दो। तो जैसे लिखा है RUSH, तो मैंने देखा कि इसके प्लेस वैल्यू पहले रख लो। आर का होता है 19, सॉरी, आर होता है कितने पे, 18 पे, यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे। अब इन सबको जोड़ लो, तो 18 और 21 39, 39 और यहाँ पे 19 कितना हो जाएगा आपके 58, 58 और 8 कितना हो जाएगा 66। और 66 देख लो यहाँ पे बिल्कुल ही लिखा गया है, ठीक है। मतलब इसके अंकों के प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखा गया है। और वही लॉजिक अगर अब हम यहाँ पे लगा दे, तो जे होता है 10 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है आपके 14 पे, और यू होता है आपके 21 पे। अगर हम इन सभी को जोड़ दें, अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा देख लो, 10 और 1 11, 11 और 14 25, 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 25 और 21 कितना होता है, तो 46 हो जाएगा। और यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी 46, यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा। बिल्कुल यही जो है बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेगा, इससे अचिक भी हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, अग्निवीर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 7, 9, 17, 27 और 29 का जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। श्रृंखला से आपके हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछता है आर्मी में, ठीक है। तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है। और आपने थोड़े से मेहनत यहाँ पे कर दिया, 4 से 5 दिन जो आपके अंतिम के हैं, बिल्कुल 100% आपका रिजल्ट होगा। और जितने भी आपने क्लासेज मिस किया है, तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आर्मी अग्निवीर 2025। मेरे चैनल पे जाइए और जो भी आपके क्लासेज छोटे हुए हैं बिल्कुल उनको कंप्लीट कर लो। बिल्कुल प्रश्न, हर एक प्रश्न आप सॉल्व करके आओगे। देखो, 7 से 9 हुआ, यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया। 9 से 17 हुआ, 9 से 17 कितना जोड़ा है, 9 8 17। फिर 17 से 27 10 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखो कितना जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो 27 से 29 2 जोड़ दिया। देखो, पहले 2 जोड़ा था, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 2 जोड़ दिया। मतलब ये वाला बात फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो 2 के बाद आप रिपीट कर दो, कितना जोड़ोगे 8, 29 8 कितना हो जाएगा, 29 8 37 हो जाएगा। और फिर ये जब 8 हो गया, तो इसके बाद वाला कितना रिपीट करोगे 10। जब 10 करोगे तो 37 में 10 करोगे कितना हो जाएगा, तो 37 में 10 करोगे तो यहाँ पे तो 47 होगा, कितना होगा, तो 47 होगा। अब यहाँ पे देखोगे 37 47, यहाँ पे देखोगे तो 37 और 47 कहीं पे है, तो यहाँ पे तो 37 और 47 बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। क्या है, बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। तो फिर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे अब आपको थोड़े से जो है अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप समझ लो कि देखो, 7 से 9 हुआ, 2 जोड़ दिया, 9 से 17 हुआ, और 17 से 27 हुआ, 27 से 29 हुआ, ठीक है। तो 29 के बाद आप क्या करोगे कि देखो, 29 के बाद से यहाँ पे जो है आप फिर से जो है यहाँ पे कितना जोड़ा गया था 8, तो 8 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। और 37 हमने देखा, तो ये तो दोनों ही बिल्कुल तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 37, 37 के बाद फिर 2 जोड़ दोगे, इसके बाद विषम संख्या 29 39 हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है और वह बाएं मुड़ता है, किसी मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से जो है बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में मुख किया हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अब किस तरीके से होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 2 किलोमीटर, आपको पहले दिशा बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ये आपको चारों ही दिशा आपको मैंने बिल्कुल ही बता दिया। अब वही अकॉर्डिंग कर लो, 2 किलोमीटर पूरब जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ से पूरब जाना है, मतलब इधर जाएंगे 2 किलोमीटर, फिर बाएं मोड़ना है, बायां मतलब ऊपर चला जाना है आपको, ऊपर जाओगे तो 2 किलोमीटर बायां हो गया। फिर जो है आपको कहाँ जाना है, बाएं, बाएं जाना है, मतलब इधर आप जाओगे और कितना जाओगे, 2 किलोमीटर, ठीक है। तब जाके वह किस दिशा में मुख किया हुआ है, तो ये देख लो ये किस दिशा में मुख किया हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, इधर, तो इधर देख लो ये हो रहा है पश्चिम। और यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न अब देखिएगा, आपका जो है बिल्कुल आज जो है यहाँ पे चेंज हुआ है क्लास, और 15 ठो जो है अब आपके जीके जीएस के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से जीके पे अपनी पकड़ बनानी है। फिर जो है साइंस, फिर जो है मैथ, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करना है। कह रहा है कि भारत थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारत थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप नोट करते चलिएगा, जितने जीके जीएस और साइंस के प्रश्न कराऊंगा बिल्कुल ही आप इसको नोट कर लेना। तो आप कहोगे कि जो है 15 जनवरी, 15 जनवरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। 15 जनवरी बिल्कुल आपको बताना है, यहाँ पे भारतीय थल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी क्वेश्चन आपको मालूम है या मालूम नहीं है, टेस्ट आपको देते रहना बिल्कुल। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बताते चलिए। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा कि भारत के प्रथम जो है अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से मिस मत करना मेरे दोस्त, और अच्छे तरीके से एक दो बार जो है आपको इन प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है। तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो है इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। 2024 में ब्रिटेन में जो आपका जो है इलेक्शन हुआ, वहां के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेगा किर स्टारम, किर स्टारमर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि राउन राउनर केला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, बताएंगे कि राउनर केला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब, बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि राउनरल केला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो पांचवे का राइट उत्तर बनेगा आपका उड़ीसा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये आपके अग्निवीर आर्मी में पूछा गया, बहुत बहुत ज्यादा बार एग्जाम हॉल में ये आया हुआ प्रश्न है। तो इसको तो वीवीआई करके आप नोट कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में, कहाँ है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है। चैना स्वामी स्टेडियम आप जानते हो, बहुत फेमस, बहुत चर्चित है। तो इसको आपको बताना है कि चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी, ये कहाँ पे है। बिल्कुल आप जो है आईपीएल के मैच देखते होंगे, तो बेंगलोर का जो होम ग्राउंड है उसको बोलते हैं चिन्ना स्वामी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे 8 मार्च को जो है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली जो है महिला कौन थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न, तो 9वां का ए हो जाएगा आशा पूरी देवी। आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। 10वें नंबर प्रश्न के साथ आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। तो ये जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम जो आयु है आपकी वो कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा के जो है न्यूनतम जो है आयु कितना है जिसके चलते आप वहाँ के सदस्य बन सकते हो? तो राज्यसभा के लिए आपको 35 जो है यहाँ पे एज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य जो है फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की जो है मुख्य फसल आपसे पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो है मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर आप कहोगे ए, और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कहोगे दिया है आप लोगों के सामने कि पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? क्रिकेट माई स्टाइल। तो इसके जो है लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो क्रिकेट जो है माई स्टाइल आप कहोगे कि भाई साहब कपिल देव का है। सचिन तेंदुलकर का जो है जो है आत्मकथा का नाम क्या है? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत चर्चित है और मैंने बताया भी है उसे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? कहोगे अनुच्छेद 108 में है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ है? महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो कब हुई थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आप कर रहे हो। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है, जिनका भी उत्तर क्या आ रहा है, तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 1948, बिल्कुल राइट उत्तर जा रहे हैं। देश के आजाद के बाद तुरंत ही उन्हें जो है मार दिया गया था। ठीक है। और कौन मारा था? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सबको छाप देना है। अब देखिए यहाँ पे साइंस के प्रश्न आ चुके हैं और 15 ठो साइंस के प्रश्न फटाफट से करेंगे और आप बताते रहना कि कितने आपको किस विषय में नंबर आ रहे हैं, ताकि उसके लिए मैंने जो क्लासेज स्टार्ट किया है, जैसे आपको मालूम है, नोट करेंगे तो आपको बेहतर होगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उसको ज़्यादा पढ़िए। तो मैंने मैथ और रीजनिंग के एक क्लासेज रखा हुआ है। मैथ और रीजनिंग शाम में चलता है 2 जो है पीएम पे, और मॉडल पेपर आपको चलता है कब? मॉडल पेपर आपको शाम में चलता है कब? 8 पीएम पे, और सुबह में जीके और जो है आपके साइंस चलता है। ठीक है। तो देख लेना। आपको कह रहे हैं मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई क्या है? मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई क्या है? तो कहोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है मानव शरीर में जो है उत्सर्जन इकाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम जो निकाला जाता है, आप देखते हो उसके ऊपर जो क्रीम जम जाता है जब दूध को गर्म करोगे तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो जो है आप
क्या बताओगे? तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है ये? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है क्या है? बताएंगे? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जब पूछा जाए तो आपको बताना है तांबा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तापीय ऊर्जा का जो है एसआई क्या है? तापीय ऊर्जा का जो है एसआई यूनिट आपको पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि तापीय ऊर्जा का जो है एसआई यूनिट क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तापीय ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है ये आपको बताना है जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि सूर्य शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य शाम के समय जो है लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो सूर्य होता है वो शाम के समय में लाल जो है हमें दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? तो किरणन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? कौन सा अधातु है जो जल को शुद्ध करता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सा अधातु है जो जल को शुद्ध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है क्लोरीन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि पीलिया किस अंग को जो है प्रभावित करता है? पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इन सारे ही प्रश्नों को आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि नोट कर लेना या इसको एक दो बार और जो है क्लास को देख लेना। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है। तो आप कहोगे लीवर को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है। निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो जब भी आपसे प्राकृतिक रेशा की बात किया जाए तो नायलॉन जो है नहीं है, बताना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार कौन है? हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार कौन है? बताने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार किसने किया है। तो एडवर्ड टेलर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। यही जो है हाइड्रोजन बम के आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो है खाद्य पदार्थ है? दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला पदार्थ जो है क्या है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला पदार्थ जो है कौन सा है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? चावल। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एसिड रखा जाता है। एसिड जो है रखा जाता है ये कहाँ पे रखा जाता है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। बताइएगा कि एसिड जो है रखा जाता है तो कहाँ पे रखा जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कांच के कर्नर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संचारणीय रोग है। निम्न में से संचारणीय रोग कौन है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा क्षय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला देखिए कह रहा है यहाँ पे कि तारे किसके कारण चमकते हैं? जो तारे आप आसमान में देखते हो चमकते नजर आते हैं तो ये किसके कारण हमको चमकते हुए नजर आते हैं? तो तारे जो है स्वयं की रोशनी से जो है चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? जो लोहा होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है। जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो जनरेटर से आपका जो है विद्युत उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए आपका जो है मैथ का जो है सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपने पढ़ लिया क्या, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये तो 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आ गई मैथ का। ठीक है, तो मैथ के जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है, और इससे एक भी प्रश्न जो है हट के नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। बिल्कुल जो करा रहा हूँ, कह रहा है कि 11 23 और x का जो है औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या आपको मैंने औसत के बारे में बताया हुआ है? यदि नहीं बताया है तो बिल्कुल अब जो है समझ लीजिए। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है, आप लिख लोगे यहाँ पे राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। सूत्र जो है नहीं याद है तो अब देखिए, औसत ये बोला है कितना है, 40 है, तो यहाँ पे 40 रखेंगे। और यहाँ पे राशियों का योग, राशि कितना है, 11 है, 23 है, और अगला जो है x है, तो यहाँ पे टोटल राशि कितने हो गए, 3। तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 3 का गुणा 40 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, बराबर इधर जोड़ लो, 23 से 11 कितना हो जाएगा, 34 प्लस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 और माइनस का जो है 34 कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 86। और यदि आपने 86 बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 8500 रुपये में खरीदता है तथा उसे 8000 रुपये में बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ये प्रश्न आपको बताना है, 10 सेकंड का समय है, और ये 10 सेकंड में आपके प्रश्न बन जाने चाहिए, क्योंकि इससे जो है भारी प्रश्न भी नहीं देता है, बिल्कुल यही सब देता है, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, और बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न देता है, आप कर सकते हो। केवल जो है आपको क्या करना है, तो डेली क्लासेस में आना है और इसको प्रेस्टिक कर लेना है। बिल्कुल प्रेस्टिक नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप बिल्कुल फंसने वाले हो। प्रेस्टिक बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखो, आपने वस्तु को कितने में किना, 850 रुपये में, और बेच दिया उसे कितने में, 8000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति वस्तु इतने रुपये में खरीदा, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। आप खरीदोगे 8500 में और बेच दोगे 8000 में, तो आपका क्या होगा भाई साहब, आप कहोगे मुझे तो यार हानि हो गई, क्या हो गया, घाटा लग गया। कितने का घाटा लगा, 8000 रुपया। 8500 रुपया में आप खरीदे हो और 8000 में ही बेच रहे हो, तो कितने का हानि हुआ, 500 का। अब ये बोल रहा है कि इसको जो है प्रतिशत में बताओ, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 8000 बटा क्रय मूल्य, सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के साथ ही इसको जो है आपको निकालना होता है, क्या, परसेंटेज। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 के पहाड़े में कितना मर्द में कट जाएगा, तो 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 17 पचे 85, 17 पचे 85, यानी कि कितना बन रहा है आपका, 17 पचे 85 हो रहा है ना। यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और यहाँ पे कितना, आपके 5 के पहाड़े में 17 पचे 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कितना, तो ये हो गया 100 बटा, यानी कि 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट इसमें है, 5.5 बटा 15 बटा या 17% की हानि, यही वाला है बिल्कुल। ये तो 20 वाला है नहीं, 20 और 25 ये तो लाभ हानि है नहीं, बिल्कुल ही हानि होगा आपके 15/17% का। ठीक है, इसको परसेंटेज में लिखा है बटा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका जो है भुजा ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना क्लास 10th में पढ़े होंगे, बिल्कुल
कहोगे कि सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए एस, मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग और फिर उसके अर्ध परिमाप निकालने, अर्ध परिमाप यहाँ से एस है, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये कहोगे कि 7×5 = 12, 8, 20, 20/2 करोगे, आ जाएगा एस का वैल्यू 10। अब जो है यहाँ पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √एस। एस का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है? 10। फिर होता है एस माइनस ए का मतलब पहला भुजा यहाँ पे दिया है 5, एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी, यही होता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? √में 10 गुणे 5 गुणे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। देखो 10 में से 7 जाएगा 3, फिर गुणे 10 में से 8 जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से 10 को क्या लिखोगे? 5 गुणे 2, इसमें से 5 निकलेगा, फिर यहाँ पे 10 गुणे 2 यानी कि 2 निकलेगा, तो 2 गुणे रूट में कितना रह जाएगा? 3, तो 10 2 5 10, 10√3 जो है आपके इसके क्षेत्रफल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 हो तो उस संख्या का जो है मान आपको, और उस संख्या का 72% आपको निकालना है। अब चलिएगा, ये प्रश्न भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासेज आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक कर दो। अब समझो, यहाँ पे कोई संख्या है, आपको नहीं मालूम है, आप बोले कि x संख्या है और उसका जो है 23% हमको निकाल दो, और 23% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 690। अब देखा मैंने यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से ऊपर का ऊपर कटता है, क्योंकि ये ऊपर है, तो 23 तिया कितना हो जाएगा? 69, 30। अब x का वैल्यू निकालोगे तो ये से 100 जो है इधर गुणा में हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। कितना हो गया? 3000। अब ये बोला है प्रश्न में कि इसका 72% निकालो, जो संख्या है उसका 72%। देखो यहाँ पे, तो 72/100 कर लेना। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 7 का 21, कितना हो रहा है? 2160। और 2160 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 की पावर 123 का इकाई का अंक, मतलब फर्स्ट अंक जो है इसमें क्या होगा? अब आपको इकाई अंक निकालना आना चाहिए कि जब भी कितना भी यहाँ पे पावर दे दिया जाए तो आपको डरना नहीं है। आपको केवल जो है इसमें ये करना है कि जो पावर लिखा गया है, ये कितना लिखा है? 123। 123 में आप भाग दे दो किससे? तो आप दे दो इसमें 4 से भाग। किससे भाग देते हैं? 4 से। जब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे जो है शेष कितना बच रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो शेष बचेगा 3। 4 तिया 12, ये कट जाएगा, कितना? 4 तिया 12 यानी कि 30 मर्च में, और शेष कितना हो रहा है? 3। तो 3 शेष हो जाएगा। तो अब जो है आपको यहाँ पे 13 की पावर 3 करना है। तो 13 की पावर 3 आप निकाल लोगे कि 13 गुणे 13, तो 13 13 ही 169, 169 में फिर 13 से गुणा करोगे, 13 तिया 39, 13 नहीं 13 नवा 117, यानी कि इकाई का अंक 117 में क्या आता है? 7 आता है, तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कोस जो है 60 डिग्री के मान आप बताओ। आपने डिग्री बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा क्लास 10th में, तो बिल्कुल एक प्रश्न इस टाइप के पूछा जाता है, और आपको अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति के ये प्रश्न, ये मान जो है आने चाहिए, तो इसको कर सकते हो। कॉस जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान पूछे तो 1/2। कॉस अगर 30 का पूछता तो √3/2 आपको बताना पड़ता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2/3 अनुपात 3/4 का जो है सरलतम रूप बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैथ के प्रश्न को मैंने बोला है कि इसको उतार लो। 2/3 अनुपात, यहाँ पे लिखा है 3/4। सबसे पहले अगर प्रश्न को आप उतार लेते हो तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बटा के नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है और 4 लिखा है, तो 3 और जो है 4 का आपको क्या निकालना पड़ेगा?
एलसीएम क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम इसका निकाल लो। और एलसीएम जैसे ही आप निकाल लोगे, जैसे ही एलसीएम निकाल लोगे, आप जो है बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जब इसका 4 और 3 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो कितना बताओगे, 4 और 3 का एलसीएम आप कहोगे 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 हो गया 4 और 3 का एलसीएम। तो यानी कि अभी इसमें भी 12 से गुणा करो और इसमें भी 12 से गुणा करो। 4 के पहाड़ में 12 3 मर्त में, 3 के पहाड़ में 12 4 मर्त में, तो 4 दूना 8 अनुपात 3 तरीका 9, 8:9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका यदि इतना इतना से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3 5 और 4 शेष बचे। अब जो है आपको बताने की कोशिश करना है कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप देख लो, सबसे पहले जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए तो आपको निकालना है HCF, और छोटी से छोटी संख्या पूछे, जब यहाँ पे छोटी से छोटी पूछे तो LCM निकाल देना है। यही दो ठो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, HCF निकालना है। पर यहाँ पे बात है शेष बचने का, तो जब शेष बचाना है आपको 3 4 5, तो यहाँ पे 3 घटा लेना, यहाँ पे 5 घटा लेना और यहाँ से 4 आप घटा लो। 63 में से 3 जाएगा 60, 77 में से 5 जाएगा 72, और आपको 112 में से ये घटाओगे 104। और इसका जो है अब आपसे कोई पूछ दे कि HCF क्या होगा, तो HCF आपको मालूम होता है कि इन सभी संख्याओं में जिस संख्या से भाग लगता है उसी को बोलते हैं HCF। 24 से 60 में नहीं लगेगा भाग, 24 से 60 में नहीं लगेगा, 36 से 60 में नहीं लगेगा भाग, और 48 से 60 में नहीं लगेगा भाग। आप देख लो 12 इसका एलसीएम HCF आएगा, क्योंकि 12 से 60 में भी भाग लगेगा, 72 में भी और 108 में भी। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आप कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आप जो है बताओ। अब आप क्या कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटा समय, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे समय देखो 45 मिनट, परंतु यहाँ पे घंटा में है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 45 मिनट। तो आप जो है 45 मिनट को किस में बदल लो, घंटा में। तो 45 और 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। ये किसके पहाड़े में आता है, 15 दिए 45 और 15 चौका 60। कोई आपसे बोलेगा कि 45 मिनट बताओ, तो आप कह देना उसको कि 3/4 घंटा। 3/4 घंटा बोलो या 45 मिनट बोलो, बात एक ही हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, ये नहीं भाग कट रहा है ना, तो गुणा कर लो डायरेक्ट। 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22/4। ये 4 के पहाड़ में 4×5 = 20 और 4×6 = 24, 56 आ रहा है। 56 पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर, बिल्कुल राइट उत्तर, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कितने समय में 4,000 रुपया मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज के दर से 1200 साधारण ब्याज हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मैंने कल भी बताया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला, किसको किसको याद है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, नॉर्मल सा जो है फॉर्मूला है। और आप इतने बड़े क्लास में हो, कंपटीशन की तैयारी करो, तो ये तो नॉर्मल सा बात है। अब देखो, इसने बोला कि साधारण ब्याज कितना है 1200, यानी कि यहाँ पे आपको 1200 रखना पड़ेगा प्लस, बराबर मूलधन कितना है 4000 है, तो यहाँ पे 4000 रखो, गुणे समय कितना है तो नहीं मालूम है, और दर कितना है तो 12% है, बट्टा में आपको 100 रखना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 12 के पहाड़ में 12 दहा का 120, और यहाँ पे कितना बचा है आपका
तो यहाँ पे बचा है 4 और इधर बचा है 10 और इधर है टी से गुणा है 4 में, तो टी का जब वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो 10 बराबर के इस तरफ कितना है 10, तो 10 और बट्टा में हो जाएगा 4, यहाँ से भाग दे देंगे तो 4 दूना का 8, 4 पचे 20, यानी कि 2.5%। 2.5 वर्ष में जो है ये पैसा हो जाएगा आपको 1200, ठीक है। 1200 इस पे क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना है था, तो ए की वर्तमान आयु आप बता दो। अब मजा आया ना ये प्रश्न में। ए और बी का अनुपात मैंने कल भी बताया था कि जब भी अनुपात में दिया जाए तो आप उसके साथ एक्स लगा लो, और नीचे कितना हो जाएगा 1x, 3/1x लिख लो। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे, 4 वर्ष पहले अगर हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे भाई साहब। अभी अगर कोई 3x का है तो 4 वर्ष पहले उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। कोई x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले उसमें से 4 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, और तब उसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। यहाँ पे देखो कि 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो ऊपर है उसका गुणा नीचे हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 3x - 4, और जो ऊपर है उसका गुणा नीचे कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 से x में गुणा करेंगे, 4 एकम में 4x -4 चौका 16। यहाँ से देख लो, इस 16 को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 16 है, इधर प्लस का 16, फिर माइनस का 4 है तो -4 बराबर इधर 4x, और माइनस का ये जो 3x है इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। इधर से देखो 4x में से घट जाएगा 3x तो x हो जाएगा, 16 में से 4 घटेगा 12 हो जाएगा। अब देखो आपसे बोला गया है ए की वर्तमान आयु, तो ए का एज कितना है, ए का यहाँ पे देख लो 3x है, ए का एज कितना है तो देख लो 3, तो 3 गुणे 12 कर लेना, 12 तिया 36 वर्ष का जो है ए है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई और एवं लंबाई का अनुपात जो है 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर हो तो आयतन जो है आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे प्रश्न में, सबसे पहले आप मानोगे लंबाई और जो है चौड़ाई, ठीक है। लंबाई 3x हो जाएगा, जब भी अनुपात में हो तो आप उसके पीछे ABCD के कोई भी अक्षर मान सकते हो, ये नहीं है कि x ही मानना। अब ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो कि लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 108, तो इधर 108 रखेंगे, और लंबाई कितना दिया है तो देख लो यहाँ पे लंबाई आपके पास है 3x और चौड़ाई है आपके 4x। इधर गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, x में x से x स्क्वायर, ये हो जाएगा 108। ये 12 के पहाड़ में 12 नवा 108, इधर क्या बचा है x स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 108 9 मर्द में, तो x का वैल्यू जब निकालोगे आप तो ये √9 हो जाएगा। √9 किसका वैल्यू होता है तो 3 का, और देखो 3 आ गया x का वैल्यू। तो अब आपसे पूछेगा कोई लंबाई, तो यहाँ पे 3 गुणे x कर लेना, यानी कि 3 तरीका ये 9 हो जाएगा, और 3 से 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12। अब ये पूछा है कि क्या निकालने को, तो आपसे बोला गया है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, L + B, तो 2 गुणे L और B को जोड़ लो, 12 और 9 जोड़ लो, 12 9 कितना होता है 21, 21 दूना कितना होता है 42, और यदि आपने 42 चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि किसी वर्ग का जो है परिमाप 80 मीटर हो तो उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग परिमाप आपको याद रखना है 4 गुणे क्या होता है भुजा। अब देखोगे ये कह रहा है 80 है, आप कह रहे हो 4 भुजा होता है, भुजा यहाँ पे लिख लेना, या ए भी लिखा जाता है, यहाँ से 4 के पहाड़े में कट जाएगा, कितना मतलब 20 चौका 80, यानी कि भुजा आपका कितना हुआ, ये कितना हुआ 80 आ गया 20। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, सॉरी भुजा कितना दिया था अभी आपने लिखा 20, 20 ही कितना हो जाएगा 400 मीटर। और देख लेना ये ऑप्शन में थोड़े से मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 400 होना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक से जो है
टाइप हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि इसके जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या आपको गुणनखंड बिल्कुल आता होगा? बहुत बड़े क्लास में हो आप तो आपको तो ये 9th 8th में ही पढ़ने को मिलता है गुणनखंड, 10th में। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये पहले वाले के गुणा अंतिम वाले के साथ कर लो, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और 12 को क्या लाना है आपको? 7। आप इसको 3 से काटोगे, 3 चौका 12। अब देखो 3 और 4 मिल गया, आप लिखोगे 2x² प्लस 4x प्लस 3x। 4 और 3 देखो 7 होता है कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल होता है। अब इसी में से कॉमन कर लो, यहाँ से कितना कॉमन होगा? 2x। ये हो जाएगा x प्लस 2 के पहाड़ में 4, 2 मत में, फिर यहाँ पे कॉमन होगा 3। ये हो जाएगा x प्लस 3 दूना का 6। अब हो जाएगा एक 2x प्लस 3, और एक बनेगा आपको x प्लस 2। ये देख लो अब है कहाँ पे, ये है कहाँ पे? 2x प्लस, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को चुनोगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा होता है। किसी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा होता है। किसी भी अर्धवृत्त है उसमें बना जो कोण होगा वो समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण होगा। ठीक है, जैसे आप अर्धवृत्त बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, अगर इसमें से कोई भी कोण बनाओगे तो ये क्या बनेगा? देख लो यहाँ से समकोण बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोई भी लकीर खींचोगे तो समकोण ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना था। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, और आज के क्लास में मैंने जो है आपके टोटल ही प्रश्नों को करा दिया 50 ठो। ठीक है, चारों सब्जेक्ट के। अब आप बताओ कि इसमें जो है आप लोगों के जो है बिल्कुल कौन कौन से जो है ऐसे प्रश्न थे जो समझ में नहीं आए। और एक बात तो आपको ये बतानी है कि 50 में से आपके टोटल जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आए, 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताना। और क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करें और डेली ही क्लास ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।